तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 10 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हो आप लोग, क्या होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो पहले एक मुद्दा समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ये बिल्डिंग है ना, रोड, जो भी आपको फिजिकली विजिबल है पब्लिक यूज के लिए चीजें, वो सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, हाई रेज सोसाइटीज बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ना। अब जब ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है जो गवर्नमेंट बना रही है और पब्लिक यूज के लिए, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग वगैरह नहीं आती, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। अब एजुकेशन में जो विजिबल नहीं है चीजें वो भी, टीचर्स, ठीक है, आईटी की से रिलेटेड कंप्यूटर और ये सब, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब इंटरनेट वगैरह सब किसका पार्ट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ पत्थर ईंट नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास कितनी ज्यादा इंटरनेट की स्पीड कितनी है अपनी, है ना, एनवायरनमेंट को जो भी हार्म कर रही है चीजें उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, उसके अलावा न्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप हो रही है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होती है हम उनको पढ़ते हैं। बेसिकली दो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स एंड, ये एम्प्लॉयमेंट इसका भी पार्ट आ जाएगा चैप्टर का भी, एजुकेशन, हेल्थ और अदर्स। अदर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है जो अपन अभी समझेंगे, और एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में ये चार चीजें हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इनसे रिलेटेड स्कीम्स जो है उनको देखेंगे। मेन इस चैप्टर में स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ये स्कीम्स है, अगर इनको आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो आप ये मान लो आपका प्री और मेंस का लगभग कवर हो जाएगा सोशल पार्ट वाला स्कीम्स जो है वो, है ना। एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं और हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब कोविड-19 में हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत अच्छे से दिख गई डेवलपिंग कंट्रीज की, कि जैसे कोविड-19 आया, स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल्स की हालत खराब, काम लोगों के बंद, सरकारी ऑफिसेज बंद, प्राइवेट ऑफिसेज जो आईटी वगैरह के थे उन्होंने तो काम कर लिया वर्क फ्रॉम होम करवा के, उन तो अपनी वर्किंग कैपिटल और बचाई, जो डेली का खर्चा होता है, लाइट वाइट, पंखा वंखा, सब बच गया उनका। स्टाफ को वहां चाय नाश्ता भी देना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत पैसा बचता है इसमें, है ना। उनकी वर्किंग कैपिटल भी बची, पर गवर्नमेंट ऑफिस वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बिल्ड कि वर्क फ्रॉम होम दिया जा सके। हालांकि बाद में दिया भी गया, धीरे धीरे वो बिल्ड भी हुआ, बट एक बार के लिए तो सब बंद, है ना। फिर इंडिया यंग नेशन है, यंग नेशन का मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इंडिया की सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, है ना, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जापान में सबसे कम वर्किंग एज के पॉपुलेशन बचेगी, वहां पे जो एल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ओल्डर पीपल जिनकी एज 60 से ज्यादा है, वो आने वाले टाइम में मैक्सिमम होने वाले, ठीक है। तो इंडिया एक क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसमें भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल है, तो उनको एज ए डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं हम, उसकी तरह यूज करना है। तो अब ये कोविड-19 की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हुए तो वो हैम्पर होगा ना। अब आप सोचो एक बच्चा अभी पैदा हुआ है कोविड-19 से पहले, जो 4 साल का हो गया था, उसको स्कूल जाना था, पर 2 साल से स्कूल ही नहीं खुले, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पा रहे। 2 साल तो कितने साल का हो गया, 6 साल। 6 साल का मतलब वो ग्रेजुएट 2 साल बाद होगा, कितना इंपैक्ट हो गया। अब आप ये मत बोलना सर प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन करवा रहे थे, बेटा हर कोई नहीं जाता प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल भी बड़े करवा रहे थे, छोटे प्राइवेट स्कूल्स में जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन जा रही है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है, या फिर लोअर क्लास जो है, उसके पास पैसा नहीं है कि अच्छे स्कूल्स में भेज सके। सिर्फ और सिर्फ हायर मिडिल क्लास और हायर क्लास के बच्चे ही जा रहे थे, मतलब ऑनलाइन ले रहे थे क्लासेस। बाकी लोग, अब जैसे आपके घर में मेड आती होगी या फिर जो भी काम करने आते हैं, हाउस हेल्प वगैरह जो है, क्या उनके बच्चों को तुमने ऑनलाइन क्लास लेते हुए देखा किसी को? नहीं। उनको छोड़ो, बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिनकी, उनके बच्चे भी नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे तो बंद। तो
सीधे सीधे इकोनॉमी में एक वर्किंग पॉपुलेशन 2 साल पीछे हो गई है ड्यू टू दिस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं था इसलिए। ठीक है, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत और कुछ काफी सारे इनिशिएटिव लाए। अब इसके बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी आई नई, है ना, जिसमें हमने इन चीजों को इंक्लूड किया है। बहुत सारी चीजें आगे पढ़ते रहेंगे। उससे पहले हेल्थ रिस्पॉन्स देख लेते हैं। कोविड में कोविड के केसेस जो है 2021 मार्च के आसपास लगभग 4 लाख केसेस पर डे आने लग गए थे और 4400 तक डेली डेथ हो रही थी। आप सोचो, एक दिन में 4400 लोग मर रहे हैं जिनका पता है डेथ हो रही है कोविड से, है ना। बहुत गांव वगैरह में तो लोग टेस्ट ही नहीं करवाने गए, खांसी हो गई, अरे बुखार हो गया था इसको, मर गया, है ना, ये हो गया था। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुई थी। उसके बाद कोविड-19 में एक वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी लाए हम। वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि वैक्सीन किस तरह से लगेंगी, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीन वगैरह लगेंगी। उसका एक प्रोग्राम बनाया गया, एक प्रॉपर प्रोग्राम बना जिसका नाम था नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, नेगवैक। इसको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नेगवैक, है ना, और मिसाइल के नाम लिख देंगे उसमें, तुम कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि साइंटिफिक एविडेंस से गाइडेड तरीके से एक प्रॉपर गाइडेड प्रोग्राम चलाया गया जिससे फास्टर, बहुत अच्छे से सबको इंक्लूड किया जा सके, सारी पॉपुलेशन को लग सके वैक्सीन और जल्दी लग सके। मेन मोटिव क्या था, फटाफट लग सके, इतनी वैक्सीन अवेलेबल हो, तो उसके लिए ये प्रोग्राम था नेगवैक। उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव लिए कोविड के अगेंस्ट। लेबोरेटरीज का नेटवर्क बढ़ाया गया। जब कोविड-19 आया था तब आपका टेस्ट का रिजल्ट आता था 10 दिन में, कोविड-19 है कि नहीं है, बाद में नेक्स्ट डे शाम को आ रहा है। आरटीपीसीआर घर आके लेके जाने लग गए, हुई ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया। तो 3447 टोटल लेबोरेटरीज इंडिया में बनी, इंक्रीज हुए हैं ये बहुत सारे। और इन्होंने 70.93 करोड़ टोटल कोविड टेस्ट किए हैं। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 71 करोड़ टेस्ट होना, जिनका कोविड-19 का टेस्ट होना, इतने लोगों का तो टेस्ट हुआ है। बहुत ऐसे थे जिनका हुआ ही नहीं। ठीक है, बहुतों का 3-3 बार भी हुआ है, फर्स्ट वेव में भी कोविड कर लिया, सेकंड में भी कर लिया, थर्ड में भी कर लिया, ऐसे भी लोग थे। मेरे तो थर्ड में आके हुआ, 2 से तो मैं बच गया था, मेजर वाली से। तो फिर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए। क्या है ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट? डीआरडीओ ने वहीं पे प्लांट, अभी क्या हो रहा था, कहीं प्लांट लगे हुए, वहां से हॉस्पिटल्स में सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन, बट डीआरडीओ ने क्या किया कि हॉस्पिटल्स में ही ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया। और वो ऑक्सीजन प्लांट्स भी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, जो टेक्नोलॉजी तेजस में यूज होती है, जिसका क्या नाम है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, कि वहीं पे ऑक्सीजन जनरेट हो सके, है, वहीं ऑक्सीजन एयर से जनरेट की जा सके। तो तेजस में जो टेक्नोलॉजी होती है, अब ये तो एयरक्राफ्ट के लिए होती है, फाइटर एयरक्राफ्ट में छोटा लगता है, तो इसको इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बड़े बड़े सिस्टम के बनाए गए। ठीक है, फिर ऑक्सीकेयर सिस्टम बनाया गया। इसमें क्या था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनका यूसेज ऑप्टिमल हो, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए, है ना, ऐसा नहीं वेस्ट हो रही है, ऑक्सीजन मुंह से हटा दिया, जरूरत नहीं तब भी उससे निकले जा रही है बाहर, होता है ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ऐसा बनाया गया कि ऑप्टिमल यूज हो उनका, वेस्ट ना ऑक्सीजन कहीं पे भी। ये थोड़े से चीजें याद रहनी चाहिए तुमको। फिर एंटी कोविड ड्रग आया एक, जिसका नाम था 2DG, 2G नहीं 2DG, क्या है, 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज, 2DG, ये याद रखना है। एंटी कोविड ड्रग बना था ये डॉक्टर रेड्डी की हेल्प से, लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की हेल्प से। और ये एक सैशे था जिसमें पाउडर फॉर्म था, पानी में घोलो पी लो। ठीक है, हालांकि इसमें काफी सारी और भी उनको दिया गया, काफी सारी लेबोरेटरीज वगैरह के साथ कोलैबोरेशन में इसमें काम हुआ है। ठीक है, पेटेंटेड प्रोसेस बनाई गई इसको, है ना, ये नाम याद होना चाहिए तुमको कि कौन सा ड्रग है, क्या नाम था इसका। फिर सोशल सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कितना कितना किया है, कितने कितने साल में, तो इसको ध्यान रखना, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है, ये हर साल इंक्रीज हुआ है। देखो कहीं पे भी कम नहीं हुआ है कि कम हो गया हो, 32 था, फिर 37, 42, 40, ये क्वेश्चन आता है कि हर साल इंक्रीज हुआ है, जीडीपी हर साल इंक्रीज हुई, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कई बार ये भी आ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा किस पे खर्च हो रहा है,
कि एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज कितना है। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर इतना है, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज 19.06 लाख करोड़ से, और एजुकेशन पे कितना है 6.97, अदर्स पे 7.37, हेल्थ पे 4.72। अब ये परसेंटेज टर्म्स में हम देखें, जीडीपी की परसेंटेज टर्म्स में बहुत कम है। कितना है? ओनली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कितना है? ओनली 3.1 हो रहा है एजुकेशन पे, 2.1 हो रहा है हेल्थ पे, और अदर्स पे 3.3। तो हेल्थ पे 2.1 बहुत कम। ये तो अभी आरोग्य भारत और आयुष्मान भारत की वजह से थोड़ा सा और बढ़ गया, नहीं तो 1.5% के आसपास था ये। 2.1, इसको हमें 3.5 से 5% के ऊपर लेके जाना है, तब इसका कुछ हैवी इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, है ना। और एजुकेशन को भी 5% के ऊपर, 6% के आसपास ले जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, बाकी ये डेटा पढ़ लेना, इतना कुछ इसमें वो है नहीं। फिर एजुकेशन, ये मेन टॉपिक है एजुकेशन वाला। तो एजुकेशन में कोविड-19 की वजह से स्कूल्स वगैरह क्लोज हो गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं था आईसीटी वाला, है ना, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड नहीं था स्कूल्स वगैरह, तो उसको बिल्ड करा गया, है ना, उस पर बहुत काम हुआ है। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? टोटल प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स है 12.22 लाख, सेकेंडरी स्कूल है 2.85 लाख, कॉलेजेस है 42,343, और यूनिवर्सिटीज इन नंबर है 1043। ये नंबर आपके मेंस में काम आ सकते हैं अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन का क्वेश्चन आ गया मान लो, है ना, तो उसमें यूनिवर्सिटीज को आप बता सकते हो, इतनी यूनिवर्सिटी इंडिया में, इतने कॉलेजेस हैं। ठीक है, बाकी इतना कोई यूजफुल नहीं है, इसको याद रखना। बेसिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया स्कूल्स वगैरह किस टाइम पीरियड में, जो 10 साल का टाइम पीरियड बात कर रहे हैं, है ना, इसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। देखो बेसिक फैसिलिटी स्कूल वगैरह में काफी इंप्रूवमेंट आया है लास्ट ईयर से। 1921-22 में टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं थी अवेलेबल, वो अवेलेबल करवाई गई है। उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था स्टूडेंट्स के लिए ना, ड्रिंकिंग वाटर मतलब टैप वाटर अवेलेबल नहीं था कि पीने के लिए पानी नल से आए, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं था, हाथ धोने की जगह अवेलेबल नहीं थी। तो उन सब पे काम किया गया। तो 3 मिशन में, जल जीवन मिशन में टैप वाटर प्रोवाइड करवाया गया, ड्रिंकिंग वाटर। स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ? स्वच्छ भारत अभियान में एक टॉयलेट बनाने की, सैनिटेशन के अंदर टॉयलेट बनाने की ड्राइव चली, जिसमें पूरे सारे स्कूल्स में टॉयलेट्स बनाए गए, है ना, सैनिटेशन वगैरह पे फोकस किया गया। और समग्र शिक्षा स्कीम में जो इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी चीजें, कंप्यूटर वगैरह लगाना, उनको भी इंक्लूड किया गया। मतलब ये लेटर ऑन समझेंगे अपन, समग्र शिक्षा स्कीम क्या है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने की। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, इसमें सब आ जाएगा। तो अभी देखो कितना चेंज हुआ है 2012 टू 13 से 1920 में। गर्ल्स टॉयलेट 88.7 से 96.9 हो गए। बॉयज टॉयलेट तो देखो बेचारे छोरों को खेतों में भेज रहे थे, 67.8। सिर्फ इतने परसेंट स्कूल्स में बॉयज टॉयलेट अवेलेबल थे। मुझे समझ नहीं आता मेरे टीचर्स कहाँ जाते थे, उनके लिए बनाते होंगे स्पेशल। चलो कोई बात नहीं, क्या करना है अपन को, कहीं तो जाते ही होंगे। तो बॉयज टॉयलेट में एक बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। उसके बाद हैंड वॉश फैसिलिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं था कि भाई तुम जाओ मिट्टी से हाथ पोछो और चलो, है किताबें उठाओ उसी से और पढ़ो। मतलब मुझे समझ नहीं आता खाना कैसे खाते होंगे बच्चे, हैंड वॉश फैसिलिटी नहीं थी। लाइब्रेरी वगैरह में इंप्रूवमेंट आया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, 54.6% स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी थी ओनली। जो अभी तुम देखते हो ना सर, सारे स्कूल तो बढ़िया है, अभी तो सरकारी स्कूल भी बढ़िया हो गए। कभी गांव में जाके देखो, तब तुमको रियल पिक्चर दिखेगी इंडिया की कि रियलिटी क्या है। हम एक बबल में जी रहे हैं, हमारे आसपास की सोसाइटी के अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है। शहर में भी तुम स्लम्स में जाओ, तुम सोच भी नहीं सकते तुम यहाँ रह सकते हो। उन कंडीशंस में लोग रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको मजा आता है वहां रहने में, है ना, किसी को मजा नहीं आता। सबको चाहिए कि हमको अच्छी घर मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिले, नॉर्मल है, रह रहे हैं। मेडिकल चेकअप इन स्कूल 61.1% स्कूल्स में होता था, जो 82.3% में। कंप्यूटर तो अभी भी 38.5% स्कूल्स में अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट तो कंप्यूटर दे दिया, इंटरनेट नहीं दिया, ठीक है। पहले 22% स्कूल में कंप्यूटर थे, तो उस पर क्या खेलना सिखाते थे?
टिक टैक टो, पेंट, हाँ पेंट सिखाते थे स्कूल में, पेंट सिखाते थे कि वो पेंट भर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सिखा रहे थे, है ना। कोई एक्सेल वेक्सेल तो बनाना सिखा नहीं रहे बच्चों को, वो अलग बात है ना। इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट 38.5% स्कूल में पहुंच गया, कंप्यूटर तो इंटरनेट भी पहुंचा है 6 से, ये देखो कितना इम्प्रूवमेंट है, 22% स्कूल्स में इंटरनेट पहुंचा है। और बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं जिनसे गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की वो चल रही है प्रोसेस, है ना। इसमें काफी सारी स्कीम्स हैं जिनको हम इसी चीज में इंटरनेट वगैरह वाले पार्ट में अलग से डिस्कस करेंगे, आईटी वाले पार्ट में, ठीक है। स्कूल में एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट क्या होता है किसी को पता है? देखो एक एज ग्रुप होता है, प्राइमरी मतलब 9 से 6 से 11 साल, फिर उसके बाद अपर प्राइमरी एज आ जाती है, फिर सेकेंडरी आ जाती है, फिर सीनियर सेकेंडरी आ जाती है। तो जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको हम ओवरऑल पॉपुलेशन जिन्होंने एडमिशन लिया है सारे सारे मतलब एज की पॉपुलेशन उस सेक्टर में प्राइमरी के अगर निकाल रहे हैं तो प्राइमरी में जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो देखो टोटल एडमिशन जिन बच्चों ने लिया है, टोटल एनरोलमेंट जो हुआ है, टोटल एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय उस एज ग्रुप की जो टोटल पॉपुलेशन है ना। यहाँ एज ग्रुप नहीं है, जैसे प्राइमरी की एज ग्रुप की क्या है टोटल पॉपुलेशन 6 to 11, टोटल पॉपुलेशन, इससे डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो ये क्या आ जाता है एनरोलमेंट रेशियो इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है, इनटू 100 कर दिया तो टोटल जितने भी एडमिशन आए, मान लो 6 से 11 की जगह कुछ 5 साल के बच्चे और कुछ ओवर एज भी है 12 साल के भी है, उसी क्लासेस में, है ना, 1st to 5th क्लास में ही है, वो भी 12 साल का भी कोई बच्चा हो सकता है ना 5th क्लास में, तो उसी क्लास में है, डिवाइडेड बाय 6 to 11 के जितने टोटल बच्चे हैं देश में, उससे निकलेगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना 100 के ऊपर 108, 107, 107, तुम पूछ सकते हो सर 100 के ऊपर क्या परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे हम, परसेंटेज टर्म्स में है ना, ये इन परसेंट है, तो 100 के ऊपर क्या है, ये जो एज हायर या लोअर एज के बच्चे जो है ना इस ग्रुप में वो है ये, है ना। ये ज्यादातर यहाँ नहीं मिलेगा आपको, जब आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले पार्ट में जाओगे तो ये कम होता जाएगा। अब आप देख लो इसको कितना डिफरेंस है ना। प्राइमरी में एडमिशन हैं, अच्छा खासा एनरोलमेंट हो रहा है, फिर अपर प्राइमरी में ये कम हो जा रहा है, और गर्ल्स अभी भी ज्यादा है बॉयज से अपर प्राइमरी में। अब तुमको ड्रास्टिक एक वो दिखेगा। फिर एनरोल सेकेंडरी लेवल पे भी गर्ल्स और बॉयज लगभग 2018 से 20, 19, 22 में 78% है। ये कहां तक आ गए अपन 10th क्लास तक, 10th क्लास तक आ रहा है। सीनियर सेकेंडरी नहीं, फिर हायर का दिखाता हूं आपको, हायर में बहुत कम आ जाएगा है ना। उससे पहले कुछ स्कीम्स और मेजर इनिशिएटिव जो कोविड-19 के टाइम पे स्टार्ट किए गए, एक तो पीएम ई विद्या करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसपे देख सकते थे सारे के सारे दीक्षा प्लेटफॉर्म से आप सारी क्लासेस की एनसीईआरटी वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, काफी चीजें थी है इसमें। फिर एक टीवी चैनल बनाया गया स्वयं प्रभा से, कि एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल, मतलब उस टाइम पीरियड में वो क्लास आती थी बच्चों के लिए उस टीवी चैनल पे, स्वयं प्रभा नाम से टीवी चैनल था। फिर रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, इन सब पॉडकास्ट वगैरह को यूज करके एजुकेशन देने की कोशिश की गई बहुत ज्यादा। और डिफरेंटली एबल एक डेजी नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया, है ना, जो डिफरेंटली एबल्ड थे, अब उनको नॉर्मल टीवी तो दिखे, अब कोई अंधा है उसको नॉर्मल टीवी सुन ही सकता है वो, है ना, तो उसको कैसे, कोई गूंगा बहरा है। आप मुझे एक बात बताओ कि कोई बोल नहीं सकता और कोई सुन नहीं सकता, अब वो जो सुन नहीं सकता वो बंदा कैसे देखेगा वो टीवी, उसको तो सुनाई नहीं देगा, अब वो देखने से थोड़ी पता चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए साइन लैंग्वेज वगैरह से पढ़ाया जाए, तो ये दीक्षा के साथ ही अपलोड किया गया, इसको भी यूट्यूब चैनल बनाया गया, एनआईओएस की वेबसाइट पे ये चीजें अपलोड की गई। तो क्या था, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी, जो साइन लैंग्वेज से डिफरेंट वीडियोस बनाए गए और लगभग 10,000 वर्ड आईएसएल डिक्शनरी में अपलोड किए गए दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन,
इस पे बुक्स वगैरह सब अवेलेबल है ना, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साइन लैंग्वेज के थ्रू टीवी चैनल्स भी स्टार्ट हुआ जिसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया गया। फिर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर बनाया गया, एक NDEAR, है ना। तो ये आर्किटेक्चर मतलब इसमें डिजिटल आर्किटेक्चर है पूरा, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कैसे किया जाएगा, उस सारा का सारा सिस्टम इससे हुआ। द ब्लूप्रिंट ऑफ NDEAR, a digital infrastructure for education, was launched in on 29th July 2021। अभी लॉन्च हुआ है। It will be set up within the context of digital first mindset, where the digital architecture will not only support teaching, सिर्फ टीचिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, लर्निंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा, एजुकेशनल प्लानिंग को, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, सेंटर एंड स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सब जगह पे। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर है, एक तरह से एक मान लो ब्लूप्रिंट बना है कि ऐसे 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 काम होगा डिजिटली। नेक्स्ट क्या है, विद्यांजलि। अब ये विद्यांजलि क्या है, ये एक वॉलेंटियर प्रोग्राम है ना। क्या होगा कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं वहां पर आप वॉलेंटरी बेसिस पे, अगर उस गांव के लोग या कोई भी एजुकेटेड इंसान पढ़ाना चाहता है, जाके अपना टाइम देना चाहता है, तो अपनी नॉलेज स्किल्स वगैरह शेयर कर सकता है बच्चों के साथ। तो ये विद्यांजलि एक ये बनाया गया जिसमें कनेक्ट है ये वॉलेंटियर्स के बीच में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बीच में। फिर मेजर स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन। इसने क्या एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाने की कोशिश की, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, सारे मतलब कंप्लीट उसमें, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह को एजुकेशन का पार्ट बनाया गया। अभी तक हमारी एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग कोई नहीं होती। आप स्कूल जाते हो, किताबें रखते हो, पेपर देते हो, पास हो जाते हो, आपको कोई स्किल नहीं डेवलप करवाई जाती। बट इसके अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट और आपके वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, अप्रेंटिस वगैरह बनाना, वो चीजें भी सिखाई जाएंगी, है ना। अप्रेंटिसशिप भी आपको सिखाई जाएगी, इसमें उसका पार्ट इंक्लूड किया गया उसमें। फिर आई समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम में सारा सब कुछ इंक्लूड किया गया। सब कुछ मतलब फिजिकल हेल्थ से लेके, मतलब फिजिकल आपके पास फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है तो उसके लिए भी फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए। स्कूल में टीचर होने चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के वो होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी चीजें। साथ में कंप्यूटर, ICT पे भी पूरा काम किया गया। उसके अलावा टीचर्स कितने होने चाहिए पर स्टूडेंट वगैरह, हर चीज को कंप्लीट पैकेज है ये, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन को प्रमोट करने की। ठीक है, इसमें क्वालिटी भी देखी जाएगी एजुकेशन की, कि सब चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन मिले। RTE के अंदर ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या है मेजर इंटरवेंशन, क्या है अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रपोज्ड अंडर द स्कीम, यूनिवर्सल एक्सेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया गया, है ना, कि टेबल चेयर हो, बिल्डिंग अच्छी हो, वाटर फैसिलिटी हो, सब कुछ हो। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए एक और स्कीम है निपुण, जो इसी का पार्ट है, समग्र शिक्षा स्कीम का ही। उसमें क्या है, मतलब आपको फाउंडेशनल का मतलब बचपन में थोड़ा लिखना है और पढ़ना है, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एटलीस्ट ये आपको आए, ये इसका पार्ट है। जेंडर एंड इक्विटी, कि लड़का लड़की सब अवेलेबल, सबको प्रॉपर चांसेस मिले पढ़ने के। हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, कि सिर्फ एजुकेशन का मतलब किताबें पढ़ना नहीं हो, उसके अलावा भी चीजें सिखाई जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों को बचपन से ही आर्ट वगैरह की भी चीजें, फिजिकल हेल्थ के बारे में भी ट्रेन किया जाए। ठीक है, क्वालिटी एंड इनोवेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टीचर्स, उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज करी जाए जो टीचर्स हैं। डिजिटल इनिशिएटिव, RT एंटाइटलमेंट्स इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक वगैरह भी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए। सपोर्ट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब प्री प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वो भी बनाए जाए, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, उनको केयर होम्स बोलते हैं, है ना। वो स्कूल का पार्ट नहीं होते, बट आप वहां पे जाके डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चे सीखते हैं। जैसे आपने प्राइवेट स्कूल बहुत देखे होंगे, है ना, बड़े बड़े स्कूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए, वहां पे बच्चे ऐसे खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, उनको टीचर्स को खास फर्क पड़ता नहीं, मस्ती करते रहते हैं बच्चे, बट वो टाइम में कुछ ना कुछ सीख के आते हैं जो घर में वो नहीं सीख पाते। ठीक है, चल रहा है।
वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, वो तो तुमको पता ही है, वो चप्पलों में लगा लगा के ले जाते हैं सिस्टम, है ना। अब ऐसे टीचर चप्पलों में लगा के ले जाएंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे, तुमको पता नहीं, पता खुशी, अरे तुम पता नहीं 5 से 10 लाख रुपए की चप्पल बिकी थी, कौन सा एग्जाम होता है वो, रीट वाला है ना। मॉनिटरिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट और नेशनल कंपोनेंसी, मतलब होलिस्टिक अप्रोच है, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर निपुण भारत एक प्रोग्राम है जिसमें आपको बेसिक न्यूमरेसी आए, है ना, मतलब यही एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन लिखना है, बेसिक लिटरेसी हो, पढ़ना और लिखना है, ठीक है, उस पे इसका काम चल रहा है। 3rd क्लास तक का ये चीजें आनी चाहिए सबको। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जो पहले मिड डे मील के नाम से जानी जाती थी, उसी का नाम है ये स्कीम, जिसमें बच्चों को ब्रेकफास्ट मिले, हेल्दी ब्रेकफास्ट मिले, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिले। और ब्रेकफास्ट क्या, मतलब लंच मिलता था, बच्चे उसके बहाने स्कूल आते थे, है ना, कि खाना मिल जाएगा एक टाइम का। गरीब बच्चों को खाना भी नहीं मिलता था, जैसे मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, मेट्रो स्टेशन पे मैं एक छोटी बच्ची से मिला था एक बार, है ना, तो बच्ची पैसे मांग रही थी, मैंने ऐसे ही पूछा नंगे पैर कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो कहते पापा तो घर पे है, मैं और कौन है फैमिली में, बड़ा भाई है, ऐसे वैसे सब है ना। मैं तो फिर तू क्यों मांगने आती है, स्कूल क्यों नहीं जाती, बोले मैं जब तक घर पे 50 रुपए नहीं लेके जाऊंगी मुझे रात का डिनर नहीं मिलेगा। तो जिस दिन 50 रुपए होते हैं तभी डिनर मिलता है, सब कमा रहे हैं घर में, पर वो एक वो बना हुआ है ना। तो ऐसी सिचुएशन है, तो बच्चों के लिए वो भी बहुत जरूरी है, उससे भी एनरोलमेंट इंक्रीज हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखो, अब आप इसमें तुमको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं, आप ये देखोगे कि सेकेंडरी एजुकेशन तक लड़कियों की एनरोलमेंट बहुत अच्छा था, हायर एजुकेशन में आते आते लड़कियों का भी एनरोलमेंट, लड़कों का भी, मेल फीमेल दोनों का एनरोलमेंट कितना कम हो गया, मतलब लोग हायर एजुकेशन ले ही नहीं रहे देश में, है ना। अपन कहते हैं ना इतनी पढ़ाई करके करोगे क्या, पहले कहना शुरू कर देते हैं, पर वो उसका रीजन नहीं है, बट बहुत सारे रीजन। हायर एजुकेशन एक तो क्या है, बहुत कॉस्टली है, महंगी है, ठीक है, फिर अवेलेबल नहीं है कॉलेज वगैरह, सबको शहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बहुत सारी चीजें, लड़कियों को दूर नहीं भेजते घर वाले। 2023 से हालांकि इंप्रूवमेंट है, अब 2013-14 से 19-20 में इंप्रूवमेंट है, बट इतना नहीं है, ठीक है। कहाँ 78% था सेकेंडरी एजुकेशन, तक कहाँ 27 रहा है। फिर हायर एजुकेशन के लिए कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए, क्या क्या है, हायर वोकेशनलाइजेशन, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हायर एजुकेशन में मिले, ग्रेटर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, रिसर्च वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की रिसर्च वगैरह में काम हो पाए, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, मतलब क्या होता है कि आपने मान लो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हायर एजुकेशन पे, और आप ड्रॉप आउट हो जाते हो 1 साल बाद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। या फिर आप वापस से सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा तुमको बाद में, क्योंकि वो टाइम पीरियड निकल गया। तो इसलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए गए कि आप फर्स्ट ईयर किया ना तो उसकी भी वैल्यू हो, आप सेकंड ईयर तक पढ़े हो तो उसकी वैल्यू हो, ऐसा नहीं हो कि वो जीरो हो जाए, है ना। तो एग्जिट पॉइंट भी आपको दिए गए और एंट्री पॉइंट भी दिए गए कि आप दोबारा से भी अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो उस पर भी काम चला। प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम अब देख रहे हो ना, जैसे अपग्रेड है, ये बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको वो दिलवा रहे हैं डिग्री वगैरह, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, कोर्सेरा, अपग्रेड, इनसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्स परचेज कर सकते हो सस्ते सस्ते, और एमबीए वगैरह आप डिफरेंट बाहर की यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। लेवरेजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी को यूज करके इसको और बढ़ाने पे काम चल रहा है। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, एक नेस्ट नाम की स्कीम है, इसको ध्यान रखना। ये क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, सुना है किसी ने? अप्रेंटिस का मतलब होता है कारीगर, एक मतलब सिंपल टर्म्स में बताऊं, जिसको कोई कला आती है, जिसके पास कोई स्किल है, जैसे प्लम्बर हो गया, है ना,
अब वो प्लम्बिंग का काम अपन नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन को पता है कौन सा तार काटना है, हम सारे काट देंगे एक बार में, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जो ITI सुना होगा तुमने, वहां पे यही डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट नाम से एक स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके यूथ को, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट होगी एक तरह से, है ना। स्कीम विल गिवन अप्रेंटिसशिप इन द इमर्जिंग एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन फील्ड्स में भी डेवलप किया जा रहा है, इन फील्ड्स में भी क्या किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है स्टूडेंट्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, न्यू इवॉल्विंग एंड इमर्जेंट एरियाज इंक्लूडिंग एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। ये तो बहुत बार PLI स्कीम तो बहुत बार पढ़ चुके हो, वो हर चीज से रिलेटेड है। PM गति शक्ति प्रोग्राम, ये भी तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। उसी में इसको भी यूज इंक्लूड किया गया, नेट्स को भी, ठीक है। स्कोप क्या है नेट्स का, हैज बीन ब्रॉडन टू गिव अप्रेंटिस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट वाले जो है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन वाले लोगों को भी इन फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब हर एक की लगे नहीं लगे, प्राइवेट कुछ तो आता हो करना। कॉमर्स, साइंस, सबके सब स्ट्रीम्स में कुछ ना कुछ अप्रेंटिस बनाया जाए उनको, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये कॉलेजेस के लिए, जो कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको एक क्रेडिट मिलेगा, है ना। मैंने ये हायर एजुकेशन पॉलिसी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुमको बताया था कि जो कॉलेज जितना अच्छा करेगा उसको रैंक मिलेगी, जिसके पास ज्यादा क्रेडिट होंगे वो दूसरे कॉलेज को वो आपस में उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कोई कॉलेज पीछे रह गया, बट एक बैंक का क्रेडिट है आपके पास कि हाँ आपका अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए आपको वो क्रेडिट मिला, एकेडमिक क्रेडिट, ठीक है। PG पाठशाला, ये पेइंग गेस्ट वाला PG नहीं है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन पाठशाला, 154 यूनिवर्सिटीज ने एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, स्वयं नाम से प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसपे ये सारे के सारे क्या करेंगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे आपको, है ना। आप यहां से कर सकते हो, देयर बाय बूस्टिंग मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ये, इसका मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है, ऑनलाइन स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। स्ट्रीम के थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज करके सर्टिफिकेट ले सकते हो, है ना। तो PG पाठशाला समझ आ गया क्या है तुमको। ये क्या है, ये जितनी भी स्कीम्स है ना, ये ऐसा नहीं है अभी नई आई है, कुछ पुरानी भी है, कुछ नई है, कुछ में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन गेटवे पे कितने सारे 778 पेपर्स समझते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ होता है PhD, जिसमें पेपर सबमिट करने होते हैं, MPhil वगैरह, तो हाँ वो पेपर्स हैं ये ऐसा पेपर नहीं है, रिसर्च पेपर, ठीक है। विद 23,000 प्लस मॉड्यूल्स इन 67 सब्जेक्ट डेवलप किए गए हैं, 23 सब्जेक्ट कवर इन एंटायर सिलेबस, करिकुलम वगैरह, ये इतनी सारी चीजें देख लेना, है ना। ये कोविड के बाद इनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। PG पाठशाला के बाद क्या है, उन्नत भारत अभियान और स्कॉलरशिप और वीकर सेक्शन। उन्नत भारत अभियान क्या है, ये उन्नत भारत अभियान में क्या किया है, रूरल लोकल नीड्स को ध्यान रखते हुए हायर एजुकेशन को लेवरेज किया गया। मतलब रूरल लोकल नीड्स का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू एंगेज रेप्यूटेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो IIT वगैरह IIM, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है ना, वो क्या करेंगे, सेंट्रल स्टेट पब्लिक प्राइवेट जो भी है रेप्यूटेड, मणिपाल यूनिवर्सिटी वगैरह सब, वो रूरल एरियाज को अंडरस्टैंड करेंगे और वहां जाके रूरल एरियाज में पढ़ाई अपनी मतलब डिफरेंट कि किसी को मान लो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना है तो वो करेगा, कोई कॉलेज पास बनाएगा अपनी एक ब्रांच, जैसे मणिपाल की डिफरेंट जगह ब्रांच है, तो रूरल एरियाज में भी एक उनकी नीड्स के हिसाब से काम करते हुए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से वो पूरा कैंपस बना दिया वहां पे बड़ा और फिर बोले लाओ लाख रुपए फीस, कोई नहीं देगा। रूरल नीड्स को ध्यान रखते हुए उस हिसाब से वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये उन्नत भारत अभियान है, जिसमें 2897 इंस्टीट्यूट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और गांव के पास में 14,500 विलेजेस के पास में वो काम करेंगे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे उनकी नीड्स के हिसाब से, और उनकी नीड्स के हिसाब से उनको एजुकेशन, जैसे मान लो किसी को एग्रीकल्चर की ही एजुकेशन लेनी है, खेत किसान जो है उसको तो एग्रीकल्चर के बारे में जानना है ना, और अच्छा कैसे पैदा कर सकूं मैं,
उसको तुम सिखा रहे हो हेलीकॉप्टर बनाना, वो क्या करे उसका, तो उस हिसाब से। फिर स्कॉलरशिप और वीकर सेक्शन सॉरी, इसमें जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सिंपल सा। जम्मू कश्मीर वगैरह में एक स्पेशल और स्कॉलरशिप दी गई है एक्स्ट्रा उन बच्चों के लिए। फिर अब नेक्स्ट पार्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट वाले पार्ट में बहुत सारी चीजें, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब बार बार समझ रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अनलॉक करने के लिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि यूथ जब तक स्किल्ड नहीं होगा तब तक वो एम्प्लॉयबल नहीं होगा, जब तक वो एम्प्लॉयबल नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। जब हमारा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, मतलब सारे लोग काम करेंगे, तभी वो पैसे कमाएंगे, तभी वो खर्चा करेंगे, और फिर वापस से मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर कमाएंगे, फिर खर्चा करेंगे, वापस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, जो भी जहां पे भी खर्चा करेंगे, उनकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, हमारे खर्चे पे। और हमारा खर्चा किस पे डिपेंड करता है, सैलरी पे। माल मतलब बिजनेस से कमा रहे, जैसे भी कमा रहे, है ना। तो अल्टीमेटली एक साइकिल है ये, ठीक है। सिंपल टर्म्स में सिखा दी तुमको साइकिल मैंने, कि हम कमाएंगे, खर्चा करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस जो भी होगा, पूरी इकोनॉमी डेवलप तभी होगी, उसमें जो भी ग्रोथ होगी वो हमारे खर्चे पे डिपेंड करती है, और हमारा खर्चा डिपेंड करता है हमारी सैलरी पे, या फिर जैसे भी हमको पैसा हम कमा रहे हैं उस पर, ठीक है। तो स्किल्ड यूथ नहीं होगा तो उसको पैसा कम मिलेगा। अब कोई मान लो कि बीए किया है किसी ने, है ना, और वो कहीं काम मांगने जाता है, तो उसको क्या काम मिल सकता है बीए किए हुए बंदे को? टीचर भी बनेगा तो बीए के बाद बीएड जरूरी है, बीए वाले रिसेप्शनिस्ट का दे देते हैं। हाँ, या तो कोई रिसेप्शनिस्ट किसी इसमें गया तो किसी दुकान पे सेल्स बॉय का काम कर लेगा, किसी जगह पे प्राइवेट स्कूल में कुछ कर लेगा, या फिर इसी तरह की जॉब मिलेंगी, बड़ी नौकरियां तो नहीं मिलेंगी। वही एक ने जिसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है वो आईटी सेक्टर में काम कर सकता है, इंजीनियर डिफरेंट फील्ड्स में काम कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास एक सेट ऑफ स्किल है, उसके पास एक स्किल है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को कंप्यूटर का वो आता है, कोडिंग वगैरह आती है उसको, हाँ बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसके अलावा सॉरी, हाँ ठीक, बहुत सारी चीजें आ जाती है, कोडिंग वगैरह वो सब, है ना। उसके अलावा इलेक्ट्रिक इंजीनियर को अपनी चीजें आती है, पर एक बीए जिसने किया ना उसको कुछ आता नहीं है जिससे उसको नौकरी मिल सके, कोई स्पेशलिटी नहीं है। डॉक्टर है, एमबीबीएस किया है तो उसको इलाज करना आता है। तो इसलिए स्किल्स डेवलप की जाए सबकी, वन सेट ऑफ स्किल सबके पास होनी चाहिए, जो मैं तुमको भी बोलता हूँ सबको, है ना। जैसे मान लो तुमने बीए की, उसके बाद तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में तुम आगे जॉब्स बहुत हैं, एक स्किल है ना, उसमें कोई तुमको डिग्री सर्टिफिकेट कोई नहीं देख रहा, और पूछेंगे तुमको काम आता है, करके दिखाओ, चलो कर दिया तो जॉब मिल गई। कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारे पास क्या डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री है, 2 साल का कोर्स किया है तुमने, नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है उस डिग्री की। सारी की सारी वैल्यू किसकी है, आपके काम की। तो अगर आप स्किल्ड हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, है ना, ठीक है। ये तुम लेबर क्लास में भी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक जो सिर्फ और सिर्फ लेबर है, जो सामान उठा रहा है, उसको कम पैसे मिलते हैं, और एक जो मिस्त्री है, मिस्त्री में भी एक राज मिस्त्री भी होता है ना, उसकी सैलरी ज्यादा होती है, फिर मिस्त्री की कम, फिर लेबर आता है, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसको पता है कि कैसे सीमेंट और ईंट को जोड़ना है मुझे, है ना, कैसे बजरी को मिलाना है, कैसे क्या करना है। लेबर को वो चीज नहीं आती है, ठीक है। तो demographic dividend को several steps have been taken to increase the skill level in the population. Periodic labor force survey 2019-20 में ये एक पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है कि कितनी स्किल्ड लेबर है, कितनी अनस्किल्ड लेबर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिटेल्स, है ना। शोज दैट द फॉर्मल वोकेशन, फॉर्मल मतलब जो फॉर्मली आपको आती है ऐसी कोई वोकेशन, वोकेशन मतलब काम, फॉर्मल वोकेशन। इनफॉर्मल वोकेशन क्या होता है, रिक्शा चलाना, ये एक इनफॉर्मल है। तुम टीचर हो, दैट इज अ फॉर्मल वोकेशन, कि तुम टीचिंग कर रहे हो। डॉक्टर हो, दैट इज फॉर्मल वोकेशन, फॉर्मल काम है वो। इनफॉर्मल रिक्शा चला रहे हो, सीमेंट का कट्टा उठा रहे हो,
ये सब इनफॉर्मल है ना। टेक्निकल ट्रेनिंग अमॉन्ग यूथ 15 to 29 एंड वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59, ये तुमको पता ही है, हैव बीन इम्प्रूव्ड इन 1920, 18 to 19 से उसमें इंप्रूवमेंट आया है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल जून, किसके रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में, ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 10 वर्कर। तो इसमें क्या है कि मेजर सेक्टर्स में 10 वर्कर जहां काम कर रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट आया है, उनकी स्किल ट्रेनिंग हुई है, 17.9% की स्किल ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं। ठीक है, सेक्टर जो है आईटी बीपीओ इम्पार्ट स्किल ट्रेनिंग इन 29.8% ऑफ एस्टिमेटेड एस्टेब्लिशमेंट, जो टोटल है उनमें से लगभग 30% में वो स्किल प्रोवाइड करवा रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में, एजुकेशन सेक्टर में, इनमें भी 20 के ऊपर ही है परसेंटेज जो इंस्टीट्यूट है वहां पे स्किल ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। 24.3% स्टैब्लिश्ड जो है एस्टेब्लिशमेंट वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं आईटी बीपीओ वगैरह वाले, कि जैसे मान लो कोई इंजीनियर है ना, टीसीएस में जॉब कर रहा हो, तो टीसीएस उसको एमबीए करने की भी फैसिलिटी दे रहा है ना, कि आप एमबीए करो, या फिर उसी फील्ड में डेटा साइंस में कुछ ट्रेनिंग दे रहा है वो, कि आप डेटा साइंस सीख लो। तो उससे क्या होगा, उसके एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें क्या किया गया, एक ओवरहॉल किया गया, मतलब कंप्लीट चेंज किया गया। जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसको चेंज किया गया, री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, और वोकेशनल एजुकेशन को इसका पार्ट बनाया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग बता चुका हूं मैं कि कोई स्किल सिखा रहे हैं आपको। एटलीस्ट 50% ऑफ स्कूल लर्नर्स टू गेट एक्सपोजर टू द वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025, ये इसका टारगेट है। कंसिडरिंग स्टूडेंट इन वोकेशनल एजुकेशन व्हाइल अराइविंग एट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट, जो जीईआर के टारगेट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग भी एक इंक्लूड करा जाए पार्ट। सेकेंडरी स्कूल टू कोलैबोरेट विद आईटीआई समझते हो ना, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको वोकेशन सिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक मतलब मान लो कि आपको ये इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे होता है वो चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, और इनको बाद में आप डायरेक्ट, जैसे ये कोर्स आपने 12th के बाद किया, 12th इसके साथ हो जाती है ना, इस कोर्स 10th के बाद ये कोर्स स्टार्ट होता है, आपके 12th साथ में हो जाती है, तब आप फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है इनको। सेटिंग अप ऑफ स्किल लैब्स एंड क्रिएटिंग हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, देखो कुछ ऐसा होता है, एक हब है, उसके डिफरेंट ये स्पोक्स निकले हुए, इन स्पोक्स से कुछ ना कुछ अटैच्ड है ना, इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। एक सिंपल हब है, उसके कोई ना कोई डिफरेंट पार्ट होंगे। जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है कार मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पे कार बन रही है ना, तो उसमें टायर कहीं से आ रहे हैं, कोई और पार्ट कहीं से आ रहा है, कुछ और पार्ट, इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, तो एक हब एंड स्पोक मॉडल मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा, है ना, एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा, उसकी ब्रांचेस होंगी डिफरेंट एरियाज को कवर करने के लिए। तो सेटिंग अप स्किल लैब्स एंड क्रिएटिंग हब एंड स्पोक मॉडल इन द स्कूल टू अलाउ अदर स्कूल्स टू यूज द फैसिलिटी, कि एक बीच में एक बड़ा स्कूल है जिसके पास ये फैसिलिटीज है, और बाकी दूर दूर के स्कूल्स उसको यूज कर सकते हैं फैसिलिटी को, है ना, वो आके यूज भी कर सकते हैं। तो एक तरह से उसके पार्ट बन गए वो, तो वो मेजर हो गया और डिफरेंट। ठीक है, टू ऑफर वोकेशनल एजुकेशन बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इन द पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एनजीओ, तो ये इसका पार्ट है। ठीक है, ऑफरिंग वोकेशनल कोर्सेज टू स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इंक्लूडिंग 4-year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम, कि 4 साल के बैचलर प्रोग्राम में या बाकी सब में, उन सब में कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ये हायर एजुकेशन की बात हो गई। सेकेंडरी पे भी मिल रही है, उसके नीचे भी मिल रही है। आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस फील्ड की चीज सीखनी है, तो आप उसी को सीखते जाओगे और ज्यादा। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म आपको डिग्री कोर्स भी मिलेंगे इसमें।
वोकेशनल नॉलेज डेवलप होगी लोक विद्या टू स्टूडेंट थ्रू इंटीग्रेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। मतलब आपका नॉर्मल एजुकेशन का जो कोर्स चल रहा है, बीकॉम कर रहे हो, साथ में आप एक कोई वोकेशन सीख रहे हो, कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या लैंग्वेज बनाना सीख रहे हो, कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो तुम्हारा साथ में चलेगा वो कोर्स। अभी भी जैसे तुम इस पे इग्नू की वेबसाइट पे देखोगे ना, तो तुम एक कोर्स जो परचेज करते हो उसके साथ एक वोकेशनल कोर्स कर सकते हो, उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है आपको, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इंटीग्रेशन वोकेशनल एजुकेशन इनटू ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फेज मैनर में सब में करना है धीरे धीरे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ये बनाई है, ठीक है, इसका काम ही इंटीग्रेशन करना है सबका। सेटिंग अप इंक्यूबेशन सेंटर इन द हायर इंस्टीट्यूट, इंक्यूबेशन जहाँ पे रिसर्च वगैरह होगी, ठीक है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर ईच डिसिप्लिन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल, अलाइनिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में हम भी वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग पार्ट होता है आपके कोर्स का, है ना, तो उनके साथ अलाइन करना है हमको, उस लेवल पे लेके जाना है इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन आया था एक, उसमें 2005 में लॉन्च किया था, जिसमें स्किल जो स्किल नई स्किल्स देनी है और रीस्किल करना है, जो स्किल्ड है बट प्रॉपरली उसको चीजें आती नहीं है तो उनको रीस्किल करना है, या फिर एक चीज में स्किल है दूसरे अपस्किलिंग करनी है। 2005 बोल दिया क्या मैंने, 2015 में हुआ है, 2005 में तो मोदी जी नहीं आए थे। हाँ, ये स्कीम सब मोदी जी के बाद ही आई है, हालांकि ऐसी स्कीम्स चल रही थी बट उनको प्रमोट इतना ज्यादा नहीं किया जा रहा, लोगों को इतना पता नहीं था इसके बारे में, है। तो स्किल इंडिया मिशन लॉन्च इन 2015। स्किल इंडिया मिशन फोकसेस ऑन रीस्किलिंग अपस्किलिंग इन प्रोमिनेंट ट्रेड्स, मतलब रीस्किलिंग वापस से स्किल करना, और जो स्किल आती है उसमें एडवांस लेवल पे आपको और स्किल्ड करना। ये स्किल इंडिया मिशन का एक वो था एजेंडा। अंडर द मिशन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंडर है, स्किल इंडिया मिशन के अंडर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान JSS, और ये भी एक स्कीम है जन शिक्षण संस्था, एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS, एक नेट्स है एक ये NAPS है, NAPS इसके अंदर, स्किल इंडिया मिशन के अंदर, फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। जल्दी से इवन कम्युनिकेशन जो लोगों की है उसको भी ये आपको ये भी बता रहे हैं, है ना, कि आप बेटर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। ये भी स्किल ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी जो भी कमांड है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो रही है, उसके अलावा क्राफ्टमैनशिप स्कीम भी आई है, जिसमें क्या है, कोई ना कोई क्राफ्ट सिखा रहे हैं। जैसे मान लो आपको पतंग बनानी आती है, आपको कोई साड़ी स्पेशल उसी एरिया में बनती है वो बनानी आती है, कोई क्राफ्ट आता है आपको कि ये काम आप कर रहे हो, है ना, मतलब क्राफ्ट होता है ना जो हाथ से चीजें बने, पेंटिंग है, क्राफ्ट टाइप, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके दो पार्ट हैं, एक तो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो हमने पहले देखा भी कि छोटे टाइम में 3 महीने में 2 महीने में आपको ट्रेनिंग दी और काम पे लगा दिया, कि जो जल्दी सीखी जा सके, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है 2 महीने में सीख सकते हो आप, है ना, 2 महीने में आपको ये ट्रेनिंग हुई और आपने शुरू कर दिया। जैसे मान लो कि आप लेबर हो और आपको मिस्त्री वाला काम सीखना है, 2 महीने में सीख सकते हो, आपको और हो गया। उसके अलावा प्रायर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आपने पहले से चीज सीख रखी है ना, उसको रिकॉग्नाइज करके उसी फील्ड में आपको कोई ना कोई काम और अच्छा उसको प्रॉपर तरीके से काम दिया जा सके आपको, ठीक है। अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, ये केंद्र बने जहां पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी फ्रॉम 2016-17 टू 21-22 16.35 लाख पर्सन को ट्रेन कर चुके हैं ये। उसके अलावा ट्रेनिंग टू श्रमिक माइग्रेंट लेबर्स को, मैंने एक बात तुमको पहले भी बताई थी कि माइग्रेंट लेबर जब शिफ्ट हो गए अपनी अपनी जगह पे तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई गई जिससे वो वहां पर भी जॉब कर सके, कोई ना कोई काम कर सके। 6 स्टेट हैं इसमें, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, जहां माइग्रेंट लेबर सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए, है ना, जहां से सबसे ज्यादा दिल्ली थे, बॉम्बे थे,
जो बड़े सिटीज में जितने भी लेबर थे सारे के सारे यहाँ शिफ्ट हो गए। 1.25 लाख माइग्रेंट लेबर्स को ट्रेन कर चुके हैं। सेवरल माइक्रो प्रोग्राम चलाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर, जहाँ पे उनको कोई ना कोई कौशल सिखाया गया। आर्टिसंस वगैरह को कोई मतलब किसी ने मान लो ये होते हैं बैठने वाले मुड्डियां होती हैं, ये बनानी सिखाना है ना, सॉफ्ट टॉयज बनाना सिखाना, ऐसी चीजें छोटी छोटी जो उनके एम्प्लॉयमेंट में काम आए। स्पेशल प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू रिवाइव द ट्रेडिशनल नामदा क्राफ्ट। जम्मू कश्मीर में एक नामदा क्राफ्ट होती है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नामदा क्राफ्ट कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। प्री में ऐसे सवाल भी आते हैं कि यहां से निकले ये, ठीक है, और ये नॉर्मल मिलते नहीं है, नॉर्मल आप ढूंढने जाओगे आपको मिलेंगे नहीं। फिर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इसमें कि जो पहले से चीजें आती है, टू अलाइन द competencies of unorganized workforce to the country with the standardized national skill qualification framework। तो इस स्कीम में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। एजुकेशन, जैसे मान लो किसी की एजुकेशन छूट गई थी तो उसको एजुकेट करना, ये सारे पार्ट इसी के पार्ट है ना। उसके बाद है जन शिक्षण संस्थान, ये संस्थान बनाए गए, मतलब इंस्टीट्यूट। संस्थान का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट। कि जेएसएस एम्स टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल टू नॉन लिटरेट न्यू लिटरेट पर्सन विद रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन अप टू 8th एंड स्कूल ड्रॉप आउट अप टू 12th। जैसे कोई स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया तो उसकी 12th तक की वापस यहाँ पे जाके आप एजुकेशन ले सकते हो, एज का कोई वो नहीं है ना। जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो बिल्कुल ही लिटरेट नहीं है, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, है ना, कि कम से कम अपने जोड़ सके, है ना, पैसे वैसे तो गिन सके, टाइम देख सके, ऐसी रूडिमेंट्री चीजें जो सांसारिक जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आती, वो चीजें, ठीक है। उसके अलावा 15 से 45 साल की एज ग्रुप है। द प्रायोरिटी ग्रुप आर विमेन, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, दिव्यांगजन जो देख नहीं पाते, एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। द जन शिक्षण संस्थान वर्क एट द डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशियरी विद मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। ये छोटे छोटे गांव में हर जगह पे जाके सिखाएंगे। ये जो आपका वीडियो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इसी का काम करेगा कि वहां जाके हर गांव में डेवलपमेंट किया जा सके, जन शिक्षण संस्थान वहां पे चलाए जा सके। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक छोटा सा एक कमरा लिया, वहां पे लोग आ रहे हैं, दिन में अपना जब काम नहीं है तब सीख लिया, शाम को सीख लिया। अंडर द स्कीम ग्रांट्स रिलीज ऑफ जन शिक्षण संस्थान एनजीओ फॉर स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई ना कोई स्किल सिखा रहे हैं। फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, नैप्स इसका पार्ट है। तो द स्कीम प्रमोट्स अप्रेंटाइसशिप। अप्रेंटाइसशिप क्या होता है बता चुका हूं, नेक्स्ट थी वैसे ये है, इसमें कुछ नहीं है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम में क्या है, आपको प्रॉपर क्राफ्ट सिखाएंगे कोई ना कोई। ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, 137 ट्रेड्स थ्रू 14,600 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से, इनके थ्रू इसमें ट्रेनिंग मिलेगी आपको। इसमें आपको कोई ना कोई क्राफ्ट सिखाया जाएगा। वेल्डिंग करना एक क्राफ्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम का काम करना, है ना, ये ITI वाले ही लोगों को सिखाया जाता है, मतलब जो सीख सकता है वो कर सकता है। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम करके एक पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल में काम क्या है कि आप इसमें जाके डिजिटल पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है टू सप्लाई द स्किल्ड वर्कफोर्स विद द मार्केट डिमांड। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जिसको भी जरूरत है उस स्किल के उसकी, वो आपको वहां से कर सकता है हायर, ठीक है। एक्ट एज ए डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, वहां पे एक डायरेक्टरी बन जाएगी, आपका नाम उसमें ऐड हो जाएगा कि आपको ये स्किल आती है, ठीक है। तो असीम पोर्टल एक तरह से IT बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन पोर्टल है फॉर स्टेक होल्डर इंटरेक्शन, जॉब एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल विद द एक्सेस ऑफ हाइपर लोकल जॉब यूजिंग मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन। जैसे ये है ना naukri.com वगैरह, कुछ वैसा सा ही ये पोर्टल है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो जो भी स्किल आपको आती है उसके लिए, ठीक है। डिमांड एंड कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एम्प्लॉयर टू फोरकास्ट करंट एंड फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो असीम पोर्टल क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर IISC नेटवर्क, ये क्या है, ये नेटवर्क है केटरिंग नीड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज वेयर इंडियन मैन पावर इज इन डिमांड। मतलब IT की जैसे बहुत डिमांड है इंडिया की,
तो ये पोर्टल क्या करेगा, ये उन सारी कंट्रीज को वो यहाँ इस पोर्टल पे देख सकती है कि इंडिया के कौन कौन से स्किल वाले लोग कौन है जो दूसरी कंट्रीज के लिए है बेसिकली, कि वो हायर कर सकती है। जैसे दुबई वगैरह में बहुत लेबर हायर होती है इंडिया से, है ना, तो स्किल्ड लेबर की जरूरत जो होती है वो यहाँ से हायर हो जाएगा। फी बेस्ड मार्केट ड्रिवन मॉडल है, ऑब्वियसली उन कंट्रीज को कोई फीस देनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन द ग्लोबल वर्कफोर्स सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स, बहुत डिमांड है फॉरेन दुबई वगैरह में, बहुत डिमांड है लेबर की, क्योंकि वहां लेबर चीप लेबर अवेलेबल नहीं है। तो लगभग सारी की सारी बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान यहाँ से जाती है इन कंट्रीज में ना। It provide incremental skill training on international standards and assessment of skill for overseas employment। ये क्या करेंगे, साथ में जो लोग हैं, जो लेबर है या जो भी है, उसको स्किल भी करेंगे डिमांड के हिसाब से, कि इंटरनेशनल डिमांड हो रही है, मतलब आईटी की जगह लेबर की डिमांड ज्यादा हो गई, तो लेबर उस हिसाब से ट्रेन की जाएगी। घर बन रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है मान लो, तो उस हिसाब से लेबर चाहिए। या मान लो कभी इलेक्ट्रिक कोई फैक्ट्री है, उसमें लेबर की जरूरत है, तो उस हिसाब से ट्रेन करके वहां भेजा जाएगा, मतलब उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से होगा। फिर प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हिताग्रही योजना, हितग्रही योजना, पीएम दक्ष याद रखना, तुम ज्यादातर यही पूछेंगे, इतना बड़ा नाम पूछेंगे नहीं। पीएम दक्ष योजना क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड पर्सन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड सफाई कर्मचारी, इनको स्किल्ड किया जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो मेजर क्या है प्रॉब्लम, कि अवेयरनेस नहीं है अभी भी लोगों में, पता ही नहीं है कितनी स्कीम हम जाके अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं। अवेयरनेस की जरूरत है, अपस्किलिंग करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कि आपको बिजनेस के हिसाब से कुछ सोचना है तो वो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। स्कीम्स तो बहुत है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड, जहां तक चीजें समझ आ गई, स्किल डेवलपमेंट की ये स्कीम तुमको याद होनी चाहिए। समझने का ऐसा कुछ इसमें है नहीं, मेजर है, तुमको इसको बार बार पढ़ना है इन चीजों को। तुम्हारे लिए बस एक शॉर्ट हो जाएगा ये कि इतना इतना पढ़ना है, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ नहीं पढ़ना, तो इतना तुमको पता होगा, मोर देन सफिशिएंट है वो, ये भी बहुत ज्यादा है अपने आप में, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट के, कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से क्या है, कि कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट डेटाबेस है ना, जो प्रोवाइड करवाता है कि कौन कौन से फील्ड में कितना लेबर अवेलेबल है। पीरियोडिक सर्वे होता है, उसमें पता चलता है कहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितनों के पास एम्प्लॉयमेंट है, कितनों के पास नहीं है, किस किस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और ये किससे पता चलता है, ईपीएफओ के डेटा से, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के डेटा से, कि कितने लोग हैं प्रोविडेंट फंड में जिनका नाम जुड़ा है ना, मतलब उनके पास कुछ इनकम आने लगी है तभी नाम जुड़ा है, तो उस हिसाब से ये डेटा कलेक्ट होता है। बाकी मनरेगा के डेटा से इसका एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है इसको, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होती है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक होती है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इन तीनों रेट्स को देखेंगे अपन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है, डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ पर्सन हु वर ईदर वर्किंग, जो या तो काम कर रहे थे, और सीकिंग वर्क, जिनको चाहिए था काम, जिनके पास है नहीं, है ना। तो लेबर फोर्स क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिनको काम चाहिए, बेसिकली जो या तो काम कर रहे हैं या जो काम ढूंढ रहे हैं। फिर WPR क्या है, डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड वेयर ईदर पर्सन इन द टोटल पॉपुलेशन, जो काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में तो जो ढूंढ रहे हैं वो भी आ गए, और दूसरा क्या है, वर्कर पॉपुलेशन क्या होगी, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो तुमको पता ही है, जिनके पास काम नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो LFPR, WPR और UR की देखो 2019-20 में क्या था, ये जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च और अप्रैल, जून का डेटा है। तो LFPR तो लगभग सेम रहा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। WPR थोड़ा बीच में कम हुआ, अप्रैल जून 2020 में कम हुआ, फिर वही लगभग लेवल पे आ गया। अनएम्प्लॉयड जो थे वो बढ़ गए, ये अप्रैल जून वाले टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेटस जो होता है, मेजर्स द एक्टिविटी इन विच द इंडिविजुअल हैज स्पेंट रिलेटिवली लॉन्गर टाइम फॉर रेफरेंस ईयर, मेजर टाइम क्रिएशन,
वेल सब्सिडियरी स्टेटस, ये मैंने डेफिनेशन तुम्हारे उसके लिए डाल दिए कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है लेबर इसमें, और सब्सिडियरी स्टेटस क्या होता है। कि एक प्रिंसिपल स्टेटस मतलब एक काम लंबे टाइम तक कौन सा किया है। कुछ लोग स्विच करते रहते हैं, जो आप ये वाली अब ये कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, वो तो अभी आज मान लो कोई रिक्शा चला रहा है, कल वो गोलगप्पे बेचने लग गया, परसों मूंगफली बेचने लग गया, है ना, 5वें दिन जाके अपने कट्टा उठाया, बोरी वोरी डालने लग गया, हो सकता है ना। तो इसलिए तो प्रिंसिपल जो मेजोरिटी उसने किया है काम, और सब्सिडियरी जो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे मूंगफली का सीजन होता है, पतंगों का सीजन होता है, हर टाइम थोड़ी पतंग बेच सकते हो, कौन खरीदेगा, पटाखे कौन खरीदेगा तुम्हारे। तो मूंगफली वाले सर्दियों में आएंगे, गर्मियों में होती नहीं मूंगफली, और खाएगा भी कौन, तुम कहीं से ले भी आओगे तो गर्म चीज, है ना। तो मूंगफली बेचना, जैसे गर्मियों में तो पता गोलगप्पे बेचता हूँ, सर्दियों में मूंगफली बेचता हूँ, बहुत होते हैं लोग। फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसलिए बताए पीएस और एसएस क्या होता है फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम में। इसमें ये जो डेटा है ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और टोटल, ये आपको पता चल जाएगा। टोटल जो है 53.53% लोगों के पास जॉब है, फॉर्मल इनफॉर्मल मिला के, बाकी लोगों के पास नहीं है। करोड़ में ये 53 करोड़ लोगों के पास है, परसेंटेज में 53 करोड़ लोगों के पास जॉब है। तो लगभग लगभग 70 के आसपास हमारी है वर्किंग पॉपुलेशन ना, तो उसमें से 53 करोड़ के पास है जॉब। जॉब क्या मतलब, वही पकोड़े बनाने वाला भी काम तो कर ही रहा है, मैंने भी 15,000 रुपये कमा रहा है, बोला था ना मोदी जी ने, अमित शाह ने, कि पकोड़े बनाने वाले के पास क्या रोजगार नहीं है। कोई सवाल ये नहीं पूछता कि ऐसे रोजगार तो कांग्रेस के टाइम पे भी थे, तुमने क्या रोजगार जनरेट किया नया, जनरेट क्या किया। तुम्हारा कहना था ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे हम, तो क्या जनरेशन हुआ एम्प्लॉय। इंडस्ट्री वाइज एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिल जाएगा आपको, एग्रीकल्चर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरियाज में लगभग मेल फीमेल और टोटल, अर्बन में मेल फीमेल और टोटल, फिर टोटल जो है वो, तो इन करोड़ से ही लगभग एग्रीकल्चर में मेल 12 करोड़ है, फीमेल 6 करोड़ है, ठीक है। 2018-19 का डेटा, ये 19-20 का ये वाला डेटा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में 14 करोड़ से बड़े हैं, देखो एग्रीकल्चर में लोग, फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 8 करोड़ पहुंच गया, तो टोटल कितना हो गया 22.28 करोड़। उसके अलावा ये अर्बन एरियाज में जो है वो भी बढ़ा है, टोटल कितना हो गया 23.27 करोड़। तो आप सोचो वो 53 करोड़ में से 23 करोड़ लोग तो खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लगभग लगभग कितना हो गया, ये 50% के आसपास लोग अभी भी खेती कर रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फिर पॉलिसी रिस्पॉन्स टू बूस्ट रूरल लाइवलीहुड इनिशिएटिव, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत आया, जिसमें जॉब क्रिएशन वगैरह और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह के लिए। तो ये अनाउंस किया गया था बीच में, कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में, जब इकोनॉमी को ओपन किया गया, तो कि कैसे हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। अब उसके लिए announced as a part of Atmanirbhar Bharat 3.0 package to boost the economy, increase the employment generation in post-COVID recovery phase, and incentivize the creation of new employment along with social security benefits. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जा सके, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो हमने पढ़ी भी पहले, है ना, कि जैसे क्या नाम था उसका स्कीम का, एक जो सब लोगों के लिए स्कीम आई थी ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कर सकती है उसके लिए, जीवन श्रम योगी मानधन योजना, किसान मानधन योजना, ये तो अलग है। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पे एक स्कीम पढ़ाई थी मैंने तुम लोगों को। आयुष्मान भारत में आरोग्य भारत जो है वो इंश्योरेंस कर रहा है, वो हेल्थ सेक्टर का है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं दे रहा वो। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ऐसे इतना उसमें लिख ही रखा, उसने जीवन बीमा योजना है ये, लाइफ इंश्योरेंस को हिंदी में बोल दिया बस। तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएशन होगा, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रेडिटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर बोथ द एम्प्लॉय शेयर, 12% एम्प्लॉय का शेयर होगा किसमें, ईपीएफओ में, है ना, एंड एम्प्लॉय शेयर 12% ऑफ वेजेस ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल
ओनली फॉर एम्प्लॉय शेयर, मतलब ईपीएफओ में 12% तो वो खुद डाल रहा है, 12% गवर्नमेंट डाल रही है, इन शॉर्ट इनके लिए। वेज एम्प्लॉयमेंट अलोकेशन ऑफ मनरेगा, तुम्हें पता ही क्या है, इन इंक्रीज टू 73,000 करोड़ फ्रॉम 61.5 थाउजेंड करोड़। तो ये पैसा बढ़ाया है जिससे लोगों को पैसा पहुंच सके, ठीक है। फिर 2020-21 में इसको वापस 98,000 करोड़ पे कर दिया। फिर 8.7 करोड़ इंडिविजुअल को, 6.10 करोड़ हाउस होल्ड को वर्क मिला। हाउस होल्ड मतलब पूरा घर, ठीक है, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड अलग अलग चीज हो गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय का मतलब होता है लास्ट माइल डिलीवरी, है ना, आखिरी पड़ाव जो होता है ना, मतलब जो कनेक्टेड खेत, घर भी नहीं है, खेतों में लोग रह रहे हैं, वहां तक भी सर्विसेज पहुंचे। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू दीनदयाल उपाध्याय नेशनल ये लाइवलीहुड मिशन जो है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके को लॉन्च किया 2011 में। इसने रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए काम करना है ना, सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बनाने पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि वहां वो यूज कर सके। सस्टेनेबल मतलब जो चल सके, ठीक है। तो जैसे ये जो पार्ट है ना, सोलर पंप्स वगैरह, ये सब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अब इनके पास हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बट सोलर इलेक्ट्रिसिटी से काम कर पाएंगे खेतों में। ड्रिप इरिगेशन, है ना, स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो सब। The program targets to mobilize about 9 to 10 crore household into self-help groups. वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप किए जाएंगे गांव वगैरह में, छोटे गांव में। तो सब लोग मिलके जब कोई काम करते हैं तो वो इजी हो जाता है ना। जैसे जैसलमेर वगैरह का मैंने एग्जांपल तुमको बताया था कि हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हुई है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हिसाब से हुई है ना। सोशल प्रोटेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर है उनको क्या मिलेगा, पेंशन की स्कीम है ये। आपको पेंशन मिलेगी 60 की एज के बाद। नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब में उनको मिलती थी पहले, अब तो उनको भी नहीं मिलती, है ना। तो क्या है, वर्कर ऑफ एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, 18 से 40 साल के जो वर्कर है उनको मंथली इनकम ऑफ 15,000 और लेस, जिनकी 15,000 से कम मंथली इनकम है, उनको ईपीएफओ, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल पेंशन स्कीम, इन सबको कैन ज्वाइन द स्कीम, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर द स्कीम 50% मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो बेनिफिशियरी देगा और 50% कंट्रीब्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एज ऑन 17/1/2021 एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज 46.09 लाख पर्सन, आउट ऑफ विच 23 लाख जो है फीमेल है और 22.20 मेल है। ये इतनी डिटेल की जरूरत नहीं कितने मेल है कितने फीमेल है, बस। फिर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो ये तो क्या हो गए जिनकी 15,000 से कम इनकम थी, कहीं काम कर रहे हैं। जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, उनके लिए भी एक स्कीम आई। वॉलंटरी है ये, ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें एज ग्रुप क्या है, ये एज ग्रुप पता होना चाहिए। 60 साल की एज तक का 18 to 40 का एज होगी और 60 की बाद आपको पेंशन मिलेगी। 60 के हो जाओगे उसके बाद पेंशन मिलेगी। और इसमें पार्टिसिपेट कब तक कर सकते हो, 18 से 40 साल के हो तब तक। मतलब 18 साल का पार्टिसिपेट करने लगे 60 साल तक करेगा। 40 साल मैक्सिमम एज है जब आप इसके पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हो। 41 साल के हो जाओगे उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। विद एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़, कि आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अंडर द स्कीम 50% मंथली कंट्रीब्यूशन जो भी होगा, जो भी तुम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो 50% गवर्नमेंट देगी, 50% आप दोगे। फिर ई श्रम पोर्टल बनाया गया एक। क्या है ये ई श्रम पोर्टल, सुना होगा इसका। ये सब पुरानी स्कीम्स है ना। क्या है ई श्रम पोर्टल, एक डेटाबेस क्रिएट किया गया कि अनऑर्गेनाइज सारे के सारे अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट एक तरह से आपको क्या होगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है ना वो आपको डिलीवर होंगी। जैसे राशन के थ्रू आप इंश्योरेंस की स्कीम,
आपके पास जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो राशन वाला अनाज आएगा वो सब, या फिर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो भी होगा, सब्सिडीज वगैरह वो सब, है ना। डेटा, गवर्नमेंट के पास एक डेटा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का। दिस डेटाबेस इज सीडेड विद आधार एंड एज ग्रुप बिटवीन 16 to 59 ईयर। इट इंक्लूड्स, मतलब जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होता है? फ्रीलांसर, पहले भी बताया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रीलांसर में? कॉन्ट्रैक्ट, पूरा क्लियर बात करोगे ना, जो डिलीवरी एजेंट्स है ये सब गिग इकोनॉमी। जोमेटो जैसे डिलीवरी कर रहा है, फूड डिलीवरी आपके पास हो रही है, दैट इज पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। उबर के ड्राइवर्स जो है वो भी गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। तो क्या हो गया? गिग वर्कर्स कौन से हो गए? डिलीवरी बॉयज, फ्रीलांसर, उबर ड्राइवर्स, ये जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड, छोटे टाइम पीरियड के लिए आपने उनको हायर किया, उन्होंने आपको सर्विस दी, उन्होंने अपना पैसा लिया, खत्म काम, है ना, उनके लिए है ये। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, मनरेगा वर्कर, फिशरमैन, मिल्कमैन, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इन सबका डेटा, रिक्शा ड्राइवर, इन सबका एक डेटा क्रिएट किया जा रहा है। डेटा एम्स टू डिलीवर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री। वो उनको दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह, जिसमें क्या मतलब काफी सारी, ये सारी स्कीम्स इनके थ्रू एक डेटा बन जाएगा इनके पास, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ। यहां तक अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, ये कंप्लीट हो गया। अब आती है हेल्थ। तो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अच्छा, इसमें आयुष्मान भारत स्कीम में ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जिसमें वेलनेस सेंटर भी बनेंगे, जिसमें हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, जिसमें क्या है, इंश्योरेंस स्कीम भी है, जिसमें आपको आरोग्य भारत में कार्ड मिलेगा जिससे आप 5 लाख रुपए तक का इलाज भी करवा सकते हो, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस का भी पार्ट है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी लेवल पे हॉस्पिटल्स, मान लो आप, जहां पे आप नॉर्मल, जैसे मान लो फिजियोथेरेपी करवानी है, ऐसी जो चीजें होती है, खांसी जुकाम हो गई उसके लिए, या फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी जो चीजें होती है उनके लिए आप जा सकते हो। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हिसाब से ये बनाए गए। इट अडॉप्ट अ कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच। इसमें केयर अप्रोच है, मतलब इलाज नहीं करना, इलाज से पहले वाली जो अप्रोच होती है। कॉम्प्रोमाइजिंग टू इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स है इसमें। क्या क्या? फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ 1.5 lakh हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर which cover both maternal child health services and non communicable disease including free essential drug and diagnostic service। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करेंगे। जो नॉन कम्युनिकेबल मतलब जैसे खांसने से, हवा के थ्रू फैलती नहीं है, एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलती वो। उसके अलावा चाइल्ड और उसकी मदर की केयर वगैरह के लिए तो हॉस्पिटल के साथ ही वेलनेस सेंटर भी बना दिया। जैसे डिलीवरी के बाद कुछ टाइम रुकेगी मदर, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और फीड मिल सके। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें क्या गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इंप्लीमेंट किया है इसको। स्कीम प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली। हर फैमिली को साल का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अच्छा, प्राइमरी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं दे रहे? हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर वो सबके लिए फ्री है। अब तुम जाओ वहां 5 रुपए मुश्किल से लेते हैं वो एक पर्ची के, अब तो वो भी नहीं लगते। नहीं सर, एक भी नहीं है, फ्री है, बिल्कुल कंप्लीट फ्री वो है। कंप्लीटली फ्री है। प्राइमरी हॉस्पिटल्स वगैरह जो ये हैं, डिस्पेंसरी वगैरह छोटी तो फ्री होती हैं, तो उसको फ्री कैसे करेंगे? इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी। कभी कभी चीजें इजी होती हैं, तुम ज्यादा सोचते हो बस, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन या फिर जो भी है उसके लिए आपको 5 लाख तक का कवरेज मिलेगा। 19 जनवरी 2020 तक 17.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो दे दिए गए हैं लोगों को। अब मैसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसका क्या नाम है, आपके द्वार आयुष्मान। इसमें सब लोगों को बताया जा रहा है पंचायती राज वगैरह पे कि आप ये कार्ड बनवाओ, इसका बेनिफिट है, ठीक है। फिर आता है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें हॉस्पिटल्स वगैरह सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम वगैरह को डेवलप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर। किसी किसी जगह पे टर्शरी हेल्थ केयर मतलब ये बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं जहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह, सर्जरी वगैरह बड़े लेवल की हो सके, है ना।
एसएमएस हॉस्पिटल है जैसे, या फिर ये है अपोलो वगैरह, है ना, फोर्टिस वगैरह, बड़े हॉस्पिटल जो है किसी किसी एरिया में तो बहुत है। जयपुर में अब आप जाओगे जयपुर से टोंक, तो वहां टर्शरी हेल्थ केयर का नहीं मिलेगा इतना इजीली, है ना। उसके भी और गांव में जाओगे आप तो वहां नहीं मिलेगा, है ना। तुम्हारे वाले एरिया जैसे बांसवाड़ा, धौलपुर, यहाँ पे किसी किसी जगह पे अवेलेबल है। तो ये जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने के लिए फैसिलिटीज वगैरह टर्शरी हेल्थ केयर की वहां तक पहुंचाने के लिए ये स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कंस्ट्रक्शन ऑफ 22 न्यू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एम्स 22 नए मेडिकल एम्स बनाए जा रहे हैं, 75 गवर्नमेंटल मेडिकल कॉलेज अपग्रेड के ग्रेडेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर के थे उनको टर्शरी सेक्टर में भी अपग्रेड किया जा रहा है ना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। और 6 एम्स जो है भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश में ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या होगा, अर्स्टवाइल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसको 27 सितंबर 2021 को इसमें पार्ट कर दिया गया, बैकबोन टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा, जैसे आप मान लो किसी डॉक्टर को दिखाने गए तो आपका डिजिटली जो भी आपका इलाज हुआ है वो आपने उसमें डेटाबेस में फीड हो गया। फिर जब भी इन फ्यूचर आपको कोई बीमारी होती है आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास भी वो डेटाबेस होगा कि पहले इसको ये बीमारी हुई थी। जैसे किसी का इलाज चल रहा है किसी चीज का, तो जितने भी आपने हॉस्पिटल्स में दिखाया उसका सबका डेटाबेस आ जाएगा। किस हाँ, रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, साथ में वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन कब प्रिस्क्राइब की गई है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट चला है अब तक, वो सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा। इट इज अ ब्रिज टू एग्जिस्टिंग गैप अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ हेल्थ केयर इकोसिस्टम थ्रू डिजिटल हाईवेज सर्विसेज लाइक इशू ऑफ हेल्थ आईडी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ आ गया इसमें। मतलब डॉक्टर्स का भी रजिस्ट्रेशन इसी में आ गया और बाकी जो भी हेल्थ वर्कर्स है उन सबका भी रजिस्ट्रेशन आ गया, फैसिलिटीज का भी रजिस्ट्रेशन इसी में आ गया, सारा डेटाबेस बन गया ये। नेक्स्ट है ई संजीवनी। कोविड-19 पैंडेमिक में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपग्रेड किया ई संजीवनी एप्लीकेशन टू इनेबल पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, कि फोन पे कंसल्ट कर सके, क्योंकि कोविड में जा नहीं पा रहे थे। तो ई संजीवनी के अंदर क्या किया गया कि टेली कम्युनिकेशन कर सके, केयर एंड फैसिलिटी हेल्थ सर्विसेज ऑल सिटीजन को मिल सके, कन्फाइंड टू देयर होम्स, घर पे रह के फ्री ऑफ कॉस्ट, या फोन करो आप बात कर लो कि हमको ये समस्या हो रही है बताओ, ठीक है। 36 स्टेट्स में ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया टू इंक्रीज द आउटरीच ऑफ हेल्थ सर्विस वर्चुअली। ई संजीवनी ओपीडी एप्लीकेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड विद 3.47 लाख सर्विस सेंटर। तो वहां पे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो लगभग 3.5 लाख सर्विस सेंटर्स पे कॉल करके। ई संजीवनी पता चल गया। ये स्कीम जो है इनके नाम और इनका क्या स्पेसिफिक काम क्या है वो तुमको पता होना चाहिए। फिर आता है हेल्थ आउटकम इंडिकेटर्स कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1, फैमिली हेल्थ सर्वे 2 और 3 ऐसे है। इसमें क्या है, सोशल एंड हेल्थ इंडिकेटर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी हुई है 2 पे है ना, चिल्ड्रन पर वुमेन, टोटल फर्टिलिटी का रेट का मतलब है एक औरत जो मां बन सकती है उसके कितने बच्चे हैं एवरेज इंडिया में हर औरत के, तो वो 2 है। 1992-93 में ये 3.4 थे, मतलब हर माँ के पास 3.5 बच्चे थे, ठीक है। इसका मतलब है एवरेज निकाला है ना, टोटल बच्चे डिवाइडेड बाय टोटल माँ, ठीक है। तो एवरेज 3.4% नहीं, परसेंट नहीं, 3.4 बच्चे, फिर 2.9 हुआ, फिर 2.7, 2.2, अब 2 बच्चे, ठीक है। अब ठीक है, सेक्स रेशो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बोर्न इन द लास्ट 5 ईयर, मेल पर मतलब हर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो 914 था 2005-6 में, फिर 919 हुआ, अब 929 फीमेल्स हैं, है ना। 1000 मेल्स पे 929 फीमेल्स हैं। तो समझ जाओ इस चीज को, कितनी 71 मेल्स जो है वो बेचारे बिना शादी के, और फिर वो मोदी जी जैसे लोग बन जाते हैं। इसको एडिट करना पड़ेगा। एक थर्ड वीडियो जो है उसको यूट्यूब चलाने ही नहीं दे रहा था, जो मैंने थर्ड चैप्टर लिया था, कह रहा है इसमें कुछ इनसेंसिटिव है, कुछ बोल दिया होगा मैंने गवर्नमेंट के बारे में, और तो क्या इनसेंसिटिव होना है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं, है ना, 35.2, जो पहले 78.5 था, फिर 67 हुआ, फिर 57, 40, अब 35.2 है। मतलब 1000 पे 35 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी, 5 साल के बच्चे जब तक होते हैं तब तक का रेशो क्या है, 109 थे तब, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां थी उस टाइम, इतना हॉस्पिटल, इतनी वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी ना, घर पे डिलीवरी होती थी, तो बच्चे बड़े भी हो जाते थे तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती, कॉलेरा, ये बहुत सारे और, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, बहुत सारी बीमारियां थी जिसमें बच्चों की डेथ होती थी, जो पहुंच के अब 41.9 पे हो गया। फिर इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब हॉस्पिटल्स में कितनी डिलीवरी हो रही है और कितनी घर पे हो रही है। तब इंस्टीट्यूशंस में ओनली 26 डिलीवरीज होती थी, अब होती है 88.6% डिलीवर, मतलब 26% लोग ही हॉस्पिटल्स पहुंचते थे पहले, ताकि घर पे ही होती थी, अब वो 88.6% सबके सब हॉस्पिटल में हो रही है डिलीवरी। प्रेग्नेंट वुमेन एज 15 से 49 में जो एनेमिक है, जिनमें खून की कमी है ना, प्रेग्नेंट है और खून की कमी है, इस टाइम का डेटा नहीं है, 51 थी, अब वो 52 है आज भी। क्यों? पहले बीमारियों की वजह से एनेमिक होती थी, खाना प्रॉपर नहीं मिलता था, अभी भी औरतों को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता। आप घर में भी अपने देखोगे ना, मम्मी वगैरह तुम्हारी कभी भी पूरा खाना खाती हुई नहीं पाई जाएंगी। मैं तो खा ली थी एक रोटी, सब्जी नहीं, मैंने दही के साथ खा लिया, दूध के साथ रोटी खा ली, है ना, ये नॉर्मल होता है। माएँ देखना तुम घर में, अपने इंडिया में औरतें क्यों इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, अनहेल्दी होती हैं, बाहर विदेशी तो जीन्स पहन के घूम रही होती है, उस 80 साल की एकदम फिट। उसका रीजन ये है कि अपने खाने पे, अपने घर में तुम खुद नोटिस करोगे, तुम्हारी माँ ध्यान नहीं दे रही होती, तो तुम ध्यान दिया करो, है ना। कभी कोई सैलेड खाती हुई नहीं पाई जाएगी मम्मी किसी की, कोई स्पेशली दूध पीती हुई नहीं पाई जाएंगी, है ना, तो दूध पिलाती भी जरूर पाई जाएंगी, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, खुद को अच्छा नहीं लगता बट हमें जबरदस्ती पिलाएंगे। हाँ, उनसे पूछो ना दूध आप पी लो, मेरे को तो पसंद नहीं, तो हम क्यों पिए फिर। तो ये नॉर्मल इंडिया में होता है, इसीलिए अभी भी एनेमिक होती हैं औरतें, इसीलिए खुद का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, औरतों को और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना, खाने वगैरह की चीजों का, हेल्दी चीजों का। पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड दैट यूज एन इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन की इम्प्रूव्ड सैनिटेशन मतलब जहाँ पे टॉयलेट वगैरह प्रॉपर है, वो ओनली 17.6% था, फिर 29 हुआ, 48, अब 70% हाउस होल्ड में टॉयलेट फैसिलिटीज है। कुकिंग गैस, क्लीन फ्यूल, मतलब जो गैस यूज कर रहे हैं, पहले चूल्हे में रोटी बनती थी आग लगा के, उससे लकड़ी में आग लगा के, तो वो क्या है, क्लीन नहीं है ना, उससे धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। और उसकी वजह से क्या होता था, देखो पहले क्या होते थे गांव में, जो होती थी या तो रसोई ऐसे होती थी, थोड़ा सा ऊपर से कवर होता था, औरत जरूर ओपन होता था, बट प्रॉपर तरीके से ऐसा नहीं होता था कि निकल जाए वो धुआं, निकल भी जाए तो औरत वहीं बैठ के उसके ऊपर धुआं पे रोटी बना रही है, तो उस वो इनहेल करती थी वो सबसे ज्यादा, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनको होती थी, औरतों को ही, है ना, चूल्हे पे रोटी बनाने से। हम तो खुश हो गए, अरे चूल्हे की रोटी में मजा अलग है, ये कह के खा लेते हैं, पर उससे नुकसान भी होता है। जो अब 58.6% जो औरतें हैं वो क्लीन फ्यूल यूज कर रही है उज्ज्वला योजना के अंदर, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर, गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू एड्रेस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अंडर चाइल्ड पोषण अभियान में। न्यूट्रिशन मतलब बच्चे भी एनीमिक होते हैं, बच्चों में कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है, किसी में कैल्शियम की कमी है, किसी में आयरन की कमी है, कुछ ना कुछ, तो उसको टारगेट किया गया पोषण अभियान में, जो है क्या कि फोर्टिफाइड फूड्स प्रोवाइड करेंगे, कि उनमें सारे न्यूट्रिशन, दाल जो खिला रहे हैं तो उसमें प्रोटीन वगैरह एडिशनल ऐड करके फिर दिए गए जो चीजें देते हैं। आंगनबाड़ी में तुमने देखा होगा वो देते हैं कुछ, क्या होता है, व्हाइट कलर के खाने के लिए मुरमुरे टाइप, वो फोर्टिफाइड होते हैं, उनमें वो आपके उसी के लिए होते हैं कि आपको न्यूट्रिशन मिल सके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान से और ग्राम स्वराज्य अभियान, इन सबसे इंटेंसिफाई किया गया। इंद्रधनुष एक स्कीम थी जिसमें सारी की सारी जो बीमारियां होती थी, है ना, डिजीज होती थी, उनको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो था
इसमें काफी बीमारियों को इंक्लूड किया गया, कोरेला, ब्लैक कफ, काफी सारी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस, इन सबको, पोलियो तो एलिमिनेट हो गया, इन काफी सारी बीमारियों को इसमें इंक्लूड किया गया। इंद्रधनुष भी पढ़ लेना एक बार, है ना। जिनके लिए आपको वैक्सीन, ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, आपको बचपन में वैक्सीन लगाई जाएगी, इनको खत्म करना है इंडिया से इसलिए, ठीक है। अभी क्या स्टेट है चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स का? ऑल इंडिया, मेन 3 देश देख लेते हैं, 3 स्टेट देख लेते हैं, सॉरी। ऑल इंडिया आज है 24.9 पर 1000 डेथ हो रही है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी पैदा होते ही जिसकी डेथ हो रही है 35.2, न्यू मोर्टेलिटी अंडर 5 जो हो रही है वो है 41.9, और नियो मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या है? नियोनेटल क्या होता है भाई? देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब इन्फेंट होता है 1 साल तक का बच्चा, 0 से न्यू, और फिर उसके बाद अंडर 5 है, और उसके बाद है नियोनेटल। नियोनेटल मतलब जो 28 दिन तक का बच्चा है, पैदा होने के बाद 28 दिन तक का जो बच्चा है उसे नियोनेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा है ऑल इंडिया का, तुमको ध्यान रहना चाहिए। अभी 24.9% पे नियोनेटल, और अंडर 5 जो है 41% नहीं, 41 1000 पे 41 बच्चे हैं, ये 24.52 बच्चे हैं, और ये 35 बच्चे हैं। सबसे ज्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये भी अल्फाबेटिकल है क्या? चलो देख लेना फिर, है ना, इसको छोड़ दो। जल ठीक है? जीवन मिशन। हाँ, उसके बाद है जल जीवन मिशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इस पे 2-3 मिशन आ गए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन भी इसका है, एक जल जीवन मिशन है, जिसमें जल जीवन मिशन में क्या, हाउस होल्ड को पोर्टेबल पाइप वगैरह के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करना है इसका मेन, और सबको जोड़ना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, है ना। फंक्शनलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शन हो सब हाउस होल्ड्स में, ठीक है। ये मिशन है इसका, इसको पढ़ लेना, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इसमें क्या हो रहा है, घर बनाने, इन शॉर्ट, है ना। 2016 में लॉन्च की थी इसको, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक हाउस सबके लिए घर बनाने, नवंबर 2016 में ये लॉन्च हुई थी। डिफरेंट इसके मॉडल्स है, एक बार अपन ने पढ़ा भी है इसको, है ना। एलपीजी गैस कनेक्शन वगैरह वो सब मिलेगा इसमें, देख लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी सिचुएशन क्या है, 2016-17 में क्या था, टोटल 32 लाख हाउस बने थे, फिर 19-20 में ये कम हो गया, 21 लाख बने, फिर 35 लाख बने 20-21 में, अब 32 लाख। कोविड की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था, अदरवाइज बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा था, ठीक है। जहां तक का इकोनॉमिक सर्वे का 10 चैप्टर खत्म हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें और कुछ नहीं है, आराम से इसको पढ़ लेना, डिस्कस कर लेना। तो ये बाकी मेरे चैनल ज्वाइन कर लेना तुम लोग, ठीक है। ठीक है, चलो 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया।